तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे BTUP 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे टफ सब्जेक्ट मीज़रमेंट मेट्रोलॉजी, जिसका नाम है मेट्रोलॉजी एंड मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम लोग MMI के नाम से जानते हैं। इसके हम यूनिट नंबर 1 का 1 शॉट कराने वाले हैं और जितना आप सभी को बता दे रहे हैं उतना ही करो। जैसा कि आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐप पे हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन की मदद से ज़रूर प्राप्त कर लो। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, PYQ देख लो, लेक्चर्स देख लो, नोट्स देख लो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। अगर आप सभी 10, 20, 50, 200 जो लग रहा है आप बचाने के चक्कर में हो, तो कहीं ना कहीं आप 40 से 50 मार्क्स कम करने वाले हो अपने, क्योंकि जो आप सभी को बता दूंगा उतने से आपका काम हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर अपने बैच के अंदर इनरोल हो जाइए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आ चुके हैं मीज़रमेंट मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जिसका नाम है मेट्रोलॉजी एंड मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम MMI के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके ये 6 सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये लास्ट सब्जेक्ट है, अर्थात इसके बाद ये सब्जेक्ट आप सभी को देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट टाइम 2025 में इस सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर बना के दिया गया था इस सब्जेक्ट का कि बहुत सारे बच्चों की बैक आ गई थी। अगर आपने PYQ पेपर नहीं देखा है तो एप्लीकेशन पर मैंने PYQ डाला है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का कि जब 6 सेमेस्टर चलता है, इस बात को मैंने CNC के दौरान नहीं बोला, इस बात को हमने इंडस्ट्रियल के दौरान नहीं बोला, लेकिन MMI में बोल रहा हूँ कि 6 सेमेस्टर में आपका कोई ऐसा पेपर ना हो जिससे आपकी बैक आ जाए, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलने वाला है क्लियर करने का। सो MMI ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्प्लिकेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ें। इंडस्ट्रियल ऐसे ही है, CNC ऐसे है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सो MMI को हम शुरू कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को बता देते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, सो आपको बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि भैया मेट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मेट्रोलॉजी जो है इंजीनियरिंग का एक वह टॉपिक है जिसके अंतर्गत यूनिट्स ऑफ मीजर का मतलब क्या है कि जितने भी मीजरमेंट मेथड्स है उसका यूनिट सिस्टम जानना जरूरी है, कि आप मिलीमीटर में नाप रहे हो, कि सेंटीमीटर में नाप रहे हो, कि मीटर में माप रहे हो। ठीक है, और भी आपको बहुत सारे मीजरमेंट के यूनिट देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंतर्गत मापने वाले यंत्र अर्थात वर्नियर कैलिपर, बेबल प्रोटेक्टर, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट्स होते हैं, उनके बहुत सारे कह सकते हैं एपरेटस का मतलब क्या है, वही इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप मापते हो, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी है एपरेटस। मेजरिंग मेथड्स, आपके पास कौन कौन से ऐसे टेक्निक है जिनको आप यूज करते हो। ठीक है, मतलब आपके कह सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो अलग है, उसके साथ साथ उन इंस्ट्रूमेंट्स को मापने का टेक्निक भी अलग अलग है, तो उन मेथड के बारे में सीखते हैं। तो जिस विषय के अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस के बारे में और मेजरिंग मेथड्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो मेट्रोलॉजी कहलाता है। मेरे दोस्तों, आप ये मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 सेमेस्टर मैकेनिकल में पढ़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस नोट्स की बराबरी आपके इस मैकेनिकल के अंदर कोई भी नहीं करने वाला है, ये प्रॉमिस करता हूं दोस्तों। जितनी बेहतरीन ढंग से इस नोट्स को तैयार किया हूं, जितना क्रिस्टल क्लियर शब्दों में आप सभी को दे रहा हूं, बिल्कुल आपको इस तरीके का नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर मिलता, लोग मेरे पास नहीं आते, क्योंकि सिर्फ नोट से इतने मैसेज आते हैं कि भैया टॉप कर गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। ठीक है, सो जो भी है आप सभी को बेहतर कंटेंट देता हूं और बहुत ही कम प्राइस में, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, कुछ लोग बीच में बोले भी कि सर प्राइस बढ़ा दिया, तो मैंने उनको सीधा सा आंसर एक ही दिया था कि क्या आप 12,000 पे किसी कंपनी में 4 साल काम करोगे?
मैंने सिंपल सा पूछा था कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ भी चाहते हो, समय के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, जो चीज़ कल मिल रही थी आज वो नहीं मिल रही है, तो अगर हमने 99 से 200 रुपये कर दिया, 250 रुपये कर दिया, तो मेरे हिसाब से कुछ भी बुरा नहीं किया। सो आपकी इच्छा, आप अगर चाहते हो कंटेंट बेहतर तो ले सकते हो, क्योंकि लोगों का कोर्स 1000 का है, 1500 का है, लेकिन अपन का तो 200 का है, 250 का है यार, क्या टेंशन है, पढ़ना ही तो है। इस बार वीडियो भी तो बना के समझा भी तो रहा हूँ। चलो, अथवा में भी मैंने आंसर लिखा हुआ है, अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये क्या कहता है, किसी उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उस उत्पाद के निरीक्षण हेतु मापन इकाइयों, मापन यंत्रों, मापन विधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग मेथड का अध्ययन करना ही मेट्रोलॉजी कहला रहा है। लेकिन इस बार मैंने जो डेफिनेशन की है वो चेंज क्यों, कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप एक स्टैंडर्ड के साथ मेजरमेंट करते हो तो उसकी क्वालिटी कैसी हो जाएगी, हाई लेवल की। कैसी हो जाएगी मेरे दोस्त, क्वालिटी कैसी हो जाएगी, हाई लेवल की, यानी ये एकदम परफेक्ट स्टैंडर्ड के साथ इसका मेजरमेंट है। तो हाई क्वालिटी आपका प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी रखने के लिए हम प्रोडक्ट की क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, यानी निरीक्षण करते हैं, यानी मापते हैं। उसके लिए यूनिट्स ऑफ मेजर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग मेथड का अध्ययन करना ही मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन बता के भागने वाले नहीं हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि बीटीयूपी में होता क्या है। ठीक है, अब बताओ मेरे दोस्त, आप सभी से पूछ लेगा कि मेट्रोलॉजी क्या है, तो क्या ये लाइन लिख करके निकल पाओगे? क्या इतना लाइन लिख के निकल पाओगे? बताना मेरे दोस्त, नहीं निकल पाओगे ना। तो उसके लिए आपको 5 नंबर चाहिए। इस क्वेश्चन का 5 नंबर गिवन है आपको। तो इस 5 नंबर के लिए आपको पर्पज भी लिखना पड़ेगा। सिलेबस में हो ना हो, कुछ चीज़ें अपने मन से तैयार की जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सब काम मेरा है। मैं टेक्निक बता रहा हूँ, फॉलो करते चलो दोस्त, नंबर ढंग के आएंगे, प्रॉमिस करता हूँ। पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजी यानी हमारे क्या उद्देश्य, जो चीज़ हमने बताया उसी चीज़ को फिर से लिखना है, लेकिन टॉपिक मैंने चेंज कर दिया, बोल दिया पर्पज यानी उद्देश्य। किसी भी कार्य के सही मापन यंत्रों का प्रयोग करना। कहने का मतलब यह है कि जहां पर जो चीज को मापना है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहा है वो यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जहां पे वर्नियर कैलिपर यूज हो रहा है वहां पे बेवल प्रोटेक्टर लगा रहे हो, कहीं साइन बार लगा रहे हो, कहीं कंपैरेटर लगा रहे हो। तो जहां पे जो चीज यूज होना है वो चीज का यूज होना आपको पता होना चाहिए। तो उसका हमारा जो है पहला उद्देश्य है कि कार्य के सही मापन यंत्रों का प्रयोग करना। मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का स्टैंडर्डाइजेशन करना। जो भी विभिन्न मेथड्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए कि अगर वर्नियर कैलिपर है तो इसका लीस्ट काउंट यही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात है। तो विभिन्न मेथड्स के स्टैंडर्ड होने चाहिए, जैसे कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सकता है, या सिर्फ ये 60 किलोमीटर ही चल सकता है। इस तरीके से एक स्टैंडर्ड हर एक इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड का होना चाहिए। किसी प्रोडक्ट को सही एक्यूरेसी के साथ उत्पादन करने में उसके मापन में कम से कम लागत आना। अगर किसी प्रोडक्ट को एक्यूरेसी के साथ आप प्रोडक्ट बनाओगे तो एरर कम होगा, एरर कम होगा तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होगा। अगर रिजेक्ट नहीं होगा तो एक्यूरेसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक्यूरेसी क्या है, 10 प्रोडक्ट बनाए 9 सही है, एक्यूरेसी तो है। 10 प्रोडक्ट बनाए 3 सही है, तो एक्यूरेसी खराब है कि नहीं खराब है? 10 क्वेश्चन दे दिया 3 ही सही कर पाए, एक्यूरेसी खराब है। बात क्लियर है ना भैया? चलो, मापन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का हल, जैसे कहीं पर आपका टेम्परेचर वेरी कर जा रहा है, अगले 2 मिनट के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया तो मापन में दिक्कत आएगी। तो उन्हीं प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए मेट्रोलॉजी आ गया है। ठीक है भैया। मापन की नई नई आधुनिक विधियां। अब ऐसी जगह जहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट ही नहीं यूज हो पा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह जहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट पहुंच ही नहीं पाता, तो उसके लिए नई टेक्निक, नए सिस्टम का डेवलपमेंट करना मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है भैया। आइए अब हम समझते हैं कि भैया मेजरमेंट क्या है। ठीक है, मेजरमेंट हमारा क्या है। अब हमारे सिलेबस में तो ये गिवन है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, लेकिन अपन को स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट से पहले मेजरमेंट को जानना बहुत जरूरी है।
तो आइए देखते हैं। मापन यंत्रों द्वारा आपने एक मान लो मापन यंत्र ले लिया वर्नियर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है भैया, वर्नियर कैलिपर ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब किसी पैरामीटर की माप को स्टैंडर्ड के रूप में व्यक्त करने की मापन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर इससे मापा है, अगर सेम चीज को किसी और से मैं मापता हूं तो सेम चीज आना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका। यानी अगर इस प्रोडक्ट को नाप करके आपने 10 सेंटीमीटर दिया है तो कहीं और से भी मापे तो हमको 10 सेंटीमीटर ही मिले, इस चीज को कहते हैं स्टैंडर्ड। और मेजरमेंट इसी चीज को बताता है कि किसी पैरामीटर की माप को स्टैंडर्ड के रूप में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात है भाई, क्रिस्टल क्लियर एकदम से। चलो अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट को तो आपने कह दिया कि भैया स्टैंडर्ड को डिसाइड करना हमारा काम है, तो आखिर स्टैंडर्ड है क्या, ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है क्या? तो देखो, आपने कोई एक शुद्ध माप ले ली है, ठीक है दोस्त, ठीक है, इससे क्या करना है, हमको कंपैरिजन करना है। इससे क्या करना है, कंपैरिजन करना है किसका, कोई नया पैरामीटर का, ठीक है, किसी नया पैरामीटर का। क्लियर बात है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिसाइड है पहले से और हम नया पैरामीटर का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो किसी पैरामीटर का शुद्ध माप प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानक यानी ये स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, तुलना करके माप का मान निकाला जाता है। ठीक है, यानी इसके स्टैंडर्ड की जितनी वैल्यू आएगी ये इस पैरामीटर को बता दिया जाएगा तथा मापन की एक्यूरेसी और उपयोगिता के आधार पर इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। अब भैया स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट भी पूछा जाता है सिलेबस में और ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है भाई। मैंने बोला है अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर से बताया है कि आपको 10 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। अब 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, उसके लिए ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी और टाइप्स ऑफ एरर, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपके छोटे छोटे डेफिनेशन का पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट पूछा जाता है तो इतना लिख के काम नहीं बनेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी या लीनियर स्टैंडर्ड। ठीक है, या क्या है, मूल मानक होते हैं। यानी प्राइमरी का मतलब क्या है, मूल मानक होते हैं। इसके आधार पर हम द्वितीयक मानक बनाते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड हमारा डिसाइड हो गया। ठीक है, मान लो यहां पे मीटर है, ठीक है, इसकी मदद से हमने क्या किया दोस्तों, सेंटीमीटर को भी बना लिया। तो ये क्या है, प्राइमरी मूल मानक है। मीटर, स्केल, फुट, गज आदि इसके अंतर्गत आते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है भाई, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड के आधार पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर क्या लिखा है कि ये मूल मानक है और इसके आधार पर द्वितीयक मानक बनाया जाता है, और द्वितीयक मानक में लिखना है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के आधार पर द्वितीय मानक बनाए जाते हैं। दोनों बात तो एक ही लिख दिया, लेकिन हमने टॉपिक चेंज कर लिया। समय समय पर इसकी तुलना प्राइमरी स्टैंडर्ड से करके उसमें होने वाले डेविएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे आपने एक बार सेंटीमीटर को देखा, आपका आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, एक बार देखा तो 10.1 आ गया, एक बार देखा तो आपने 9.9 आ गया। तो ये जो डेविएशन है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी से आपका बना देते हैं लीस्ट काउंट। क्या बना देते हैं मेरे दोस्त, लीस्ट काउंट, यानी इतना इसके अंदर छोटा सा एरर आ सकता है। इसका प्रयोग टर्सरी स्टैंडर्ड की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो टर्सरी स्टैंडर्ड की तुलना करने के लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड है और प्राइमरी स्टैंडर्ड के आधार पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाया जाता है। टर्सरी स्टैंडर्ड क्या कहता है, ऐसे स्टैंडर्ड जिनका प्रयोग वर्कशॉप या लैबोरेटरी में रेफरेंस के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे हम टर्सरी स्टैंडर्ड कहते हैं। तो वर्कशॉप या लैबोरेटरी में जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं रेफरेंस के रूप में, वो स्टैंडर्ड हमारे कहलाते हैं टर्सरी स्टैंडर्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड आ गया हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अर्थात जो डेली बेसिस पे काम में लाया जा रहा हो। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड जिनका प्रयोग वर्कशॉप लैबोरेटरी में हर समय जरूरत पड़ने पर किया जाता है, यानी हमेशा इसको करते रहते हैं यूज। इन्हें लो ग्रेड की धातु से बनाया जाता है ताकि इनकी कीमत कम हो और जल्दी खराब होने की दशा में आसानी से बदला जा सके, यानी जैसे ये खराब होंगे वर्किंग स्टैंडर्ड को हम बदल देंगे।
अब लास्ट टाइम इंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड यही दोनों पूछ लिया था, अब बच्चे हो गए कंफ्यूज। तो हमेशा जो डेप्थ में पढ़ता है उसको तकलीफ कभी होती नहीं है और एमएमआई में बैक नहीं आई उसकी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लाइन स्टैंडर्ड कहते हैं। मीटर स्केल में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, मीटर स्केल के अंदर क्या होता है बताओ? ये दो बिंदु तो ही है, ये दो ही बिंदु तो है, इन्हीं के बीच में क्या हो रहा है? मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो मीटर स्केल, यार्ड स्केल। इंड स्टैंडर्ड क्या है? दो कर्व्ड सतहों के बीच की दूरी मापने के लिए इंड स्टैंडर्ड प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आपके दो कर्व सतह हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी को मापने के लिए हम इंड स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए भैया, अब आता है भैया इतना आपका इंपॉर्टेंट जो था दो, अभी एरर है उसको हमने सारे नीचे लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में आता है मेरे दोस्त, क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली डिफिनीशन आ गई प्रिसीजन। ठीक है, क्या आ गई? प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप को एक ही प्रकार से कई बार मापा जाए। यानी आपने मीटर लिया और इस चीज को मापा आपने कई बार। ठीक है, इस बॉडी को, ठीक है, इस बॉडी को आपने इस मीटर से बहुत बार मापा। ठीक है, कई बार मापा और हर बार एक समान हो, तो इस प्रकार माप की समानता उसकी सूक्ष्मता कहलाती है, अर्थात प्रिसीजन कहलाती है। ठीक है, तो किसी एक बॉडी को लेकर के किसी एक मापन यंत्र द्वारा किसी एक चीज को बार बार आपने मापा और हर बार माप समान आई, तो वो उसकी प्रिसीजन अर्थात सूक्ष्मता कहलाती है। अगला हमारा है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी को मतलब क्या समझ रहे हो आप? आपने 10 प्रोडक्ट बनाया और आपका 10 का 10 सही है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में कहें तो क्या है? आपकी एक्यूरेसी 100% है। अगर 10 में से 9 सही है तो क्या है? आपकी एक्यूरेसी 90% है। बात समझ रहे हो? तो किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, यानी आपने जितना ऑब्जर्व किया, जितना आपका मेजरमेंट आया, कि वास्तविक माप से निकटता उस मापन यंत्र की एक्यूरेसी कहलाती है। यानी ये आपका स्केल 10 सेंटीमीटर का है और बार बार आप जब इसको माप रहे हो तो ये लगभग लगभग 10 के आसपास ही आ रहा है, तो ये आपकी जो वास्तविक माप के साथ समानता दिखाई दे रही है, वही आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है भैया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ते जाना है और याद होता जाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो सेंसिटिविटी भी यहीं पे है। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका जब हमने माप लिया तो ये बना 9.9 सेंटीमीटर। तो जो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया मेरे दोस्त, कोई 10 सेंटीमीटर का मीटर स्केल था और बॉडी की माप ली मैंने 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो एक छोटा सा अंतर आ रहा है, उस छोटे से अंतर को मापना ही क्या कहलाता है? सूक्ष्मता, यानी सेंसिटिविटी कहलाता है। किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई किसी माप के छोटे से छोटे अंतर को मापने को हम कहते हैं सेंसिटिविटी, यानी सूक्ष्मता कहते हैं। अब हमने सीएनसी मशीन में बार बार बोला था कि कैलिब्रेशन समझाएंगे, कैलिब्रेशन समझाएंगे, तो आ गया है कैलिब्रेशन। समझो, देखो, कोई भी यंत्र होगा जब यूज करते हो, लगातार उसको यूज करते हो, तो क्या हो जाता है? घिस जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त? वो घिस जाता है। ठीक है, तो उस घिस गया यानी वो खराब हो गया, तो उसको कैसे सही करेंगे? प्राइमरी स्टैंडर्ड से या सेकेंडरी स्टैंडर्ड से। तो जो घिसा हुआ प्रोडक्ट है उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड से तुलना करके ठीक करना ही कैलिब्रेशन कहलाता है। तो किसी मापन यंत्र की एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए उस यंत्र की किसी अन्य प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड से तुलना करके यंत्र को ठीक करने की क्रिया को कैलिब्रेशन कहते हैं। मुझे आशा है कि बहुत आसान है समझना। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वो क्या है? घिस पिट के खराब हो गया, उसको हमने क्या किया? स्टैंडर्ड के साथ क्या किया? तुलना किया, प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड के साथ, और फिर उसको हमने सही कर दिया, और उस चीज़ को सही करना ही कैलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अगला है रिस्पॉन्स टाइम।
तो किसी मापन यंत्र द्वारा इनपुट एप्लीकेशन के डेटा को फाइनल पोजीशन में परिवर्तित करने में लगे समय को यंत्र का रिस्पांस टाइम कहते हैं। समझने की कोशिश करो कि इनपुट के रूप में एलवीडीटी आपने सुना होगा, ठीक है। एलवीडीटी अभी आपको आगे मिलने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। इनपुट के रूप में उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लिया, ईएस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लिया, ठीक है, मैंने लिख रहा हूँ। और फिर उसने क्या किया कि लीनियर मोशन बता दिया, यानी कितनी लंबाई आपने चली या कितनी दूरी चली, ठीक है, लीनियर मोशन बता दिया। तो इनपुट एप्लीकेशन डेटा को उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर के फाइनल पोजीशन में परिवर्तित करने में जो लगा टाइम था, यानी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर लीनियर मोशन में जितना कन्वर्ट करने में लगाया समय, उसको ही हम कहते हैं मेरे दोस्त रिस्पॉन्स टाइम। भाई क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिपीटेबिलिटी। इससे सरल डेफिनेशन तो आपको कोई मिलेगी नहीं, वैसे पूछता भी नहीं इसको, ठीक है। एक ही वैल्यू के बार बार रिपीट करने की प्रक्रिया को हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू बार बार आप मीजर कर रहे हो और रिपीट हो रहा है, उसी को तो रिपीटेबिलिटी कहेंगे। अब आता है हिस्टेरिसिस। देखो हिस्टेरिसिस को इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी आपने मीजरमेंट किया, ठीक है, कोई भी आपने मीजरमेंट किया, मान लो ये आपका 10 सेंटीमीटर का मीजरमेंट किया, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का आपने मीजरमेंट किया। जब अगली बार आपने मीजरमेंट किया, आपने ये मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर का मीजरमेंट किया, ठीक है। अगली बार जो आपने मीजरमेंट किया मेरे दोस्त, ठीक है, वो आपका आया 9.9। उसके बाद मेजरमेंट किया तो 9.8 आया, ठीक है। बस इतना समझना है आपको। एक बार मेजरमेंट किया तो 10 सेंटीमीटर आया, दोबारा यूज किया तो 9.8 आया, तिबारा किया तो 9.9, इस तरीके से आया। तो किसी मापन यंत्र द्वारा इसकी स्पेसिफाइड रेंज, इसकी रेंज थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, के अंदर मापे गए मान के आउटपुट के हाईएस्ट वैल्यू, यानी 10 सेंटीमीटर के हाईएस्ट वैल्यू जहां से इनपुट घटने लगता है को हिस्टेरिसिस कहते हैं। इस 10 सेंटीमीटर के बाद इनपुट क्या हो गया, घटने लगा, 9.9 हो गया, 9.8 हो गया, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफाइड रेंज होगा, वहां की हाईएस्ट वैल्यू के बाद जो भी आपका इनपुट घटेगा उसे हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, ठीक है भैया। चलो अगला है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसा कि अगर आप नाम देखोगे इसका, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी का मतलब, सर्टेन का मतलब निश्चित होना, क्या होना, सर्टेन का मतलब क्या है मेरे दोस्त, निश्चित, यानी इसका मतलब होता है फिक्स। और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है मेरे दोस्त, आपका अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि आपका जो भी वैल्यू है वो अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी किसका देख रहे हो आप, मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट के अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि कोई भी भौतिक राशि आप मापते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, आप सभी का जो भी वैल्यू आता है, नंबर में वैल्यू आता है, सांख्यिकीय वैल्यू आती है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो होती है जिसे हम अनुमानित वैल्यू कहते हैं, ठीक है, अनुमानित वैल्यू कहते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू से अलग होती है, ठीक है। जो आपने वैल्यू निकाला वो आपके मेन वैल्यू से अलग होती है। तो इस चीज के मेजरमेंट को कहते हैं हम अनसर्टेनिटी। यानी आपके अगले 2 मिनट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ वैल्यू क्या हो गई, चेंज, वैल्यू क्या हो गई, चेंज। तो इस तरीके की मेजरमेंट को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने मेजरमेंट किया वो बदल जाता है बार बार, एक्चुअल वैल्यू से आपका जो ट्रू वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, यानी दोनों का मैचिंग नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके के मेजरमेंट को हम अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो अगला है मेन रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कि क्या रीजन है अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट के अंदर। पहला है मेजरमेंट टेक्निक्स, दूसरा है टेम्परेचर। टेक्निक्स आपकी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, रॉन्ग टेक्निक हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो हाथ क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, हाथ कप जाएगा ना, गर्मी ज़्यादा लग रही थी कप जाएगा हाथ। इक्विपमेंट एक्यूरेसी, अगर इक्विपमेंट ही ख़राब है तो डेफिनेटली आपका वैल्यू चेंज आएगा। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट।
अब आता है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में, ठीक है। तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो क्या है, कोई दिक्कत थोड़ा ही है हमको, हम लोग तो हैं ही ना 5 नंबर लेने के लिए तैयार हैं। अब ये बताओ एरर क्या होता है। एरर क्या होता है मतलब ऐसा एरर जो आपकी ट्रू वैल्यू आई है, यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो आपने मापी है उन दोनों में अंतर हो, इसी चीज़ को तो कहते हैं एरर। किसी यंत्र द्वारा ली गई माप के इंडिकेटेड वैल्यू यानी सूचित मान एवं ट्रू वैल्यू के अंतर के माप की त्रुटियां हम कहती हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। यानी हम कोई भी वैल्यू आपकी ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर की और आपने यहाँ पे माप दिया 9.8, तो ये जो 0.2 का मेजरमेंट किया ये होता है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। यानी एरर हमको नहीं बताना है, हमको एरर जो आ रही है उसका मेजरमेंट करना है, उस एरर का मेजरमेंट करना हमको है। तो इस चीज को हम कहते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अर्थात जो इंडिकेटेड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के बीच का अंतर आया, उस अंतर को हमने मापा और उसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अब हमारे पास 2 तरीके के एरर होती हैं, एक होती है रैंडम एरर, ठीक है, अर्थात अचानक हो जाने वाली एरर, अर्थात ये अनएक्सपेक्टेड है, इसका पूर्वानुमान लगाना काफ़ी कठिन है। ये एरर बहुत सारे कारणों से होती हैं, जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन आपका हो जाए, ठीक है, आपके कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट है जहाँ पे आप मान लो मशीन पे आप मेजरमेंट कर रहे हो तो अचानक से मशीन हिल गई तो आपका एरर आ जाएगा। आपका जो इक्विपमेंट है उसकी स्पीड में क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तब भी आपको एरर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्पीड में बैकलैश, तो बैकलैश स्पीड में क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है, आपकी हाई स्पीड पे मशीन चलती है, ठीक है, और क्या करती है आपका टूल वगैरह चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है, क्या करती है डायरेक्शन चेंज, और जब आप मेजरमेंट कर रहे हो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है, क्रिस्टल क्लियर है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा कंट्रोलेबल एरर। सिंपल सी बात है, जिस एरर को आप कंट्रोल कर सको वो क्या एरर है, कंट्रोलेबल एरर। तो मीजर इंस्ट्रूमेंट्स में पाई जाने वाली जिन एरर को हम कम कर सकते हैं ऐसी एरर को हम कंट्रोलेबल एरर कहते हैं। इन एरर्स को सिस्टमैटिक एरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टमैटिक एरर भी कहा जाता है। ये निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में, ट्रांसमिशन एरर जैसे वोल्टेज ड्रॉप, कहीं पर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, इस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप वगैरह कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको LVDT मेथड्स में सेंसर वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सही कर सकते हो। अब आप सभी से पूछता है स्टैंडर्डाइजेशन, सिलेबस के अंदर जो जो है वो मैं तो क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है, छोड़ूंगा एक चीज़ भी नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन पूछेगा और स्टैंडर्डाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा। इस स्टैंडर्डाइजेशन को पहले ठेठ भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये है कोई अदर कंट्री, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट सेम यहाँ पे बन रहा है उसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें व्यापार करने में भी आसानी होगी, यानी हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उनका ले सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में लगे प्रोडक्ट की उत्पादकता और क्षमता पर निर्भर करती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे है कि जो भी इंडस्ट्रियल है उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। इसलिए ज़रूरी है कि उद्योग में प्रयोग होने वाले पार्ट्स के बीच में इंटरचेंजेबिलिटी अधिकतम हो और डाइवर्सिटी कम हो। क्या मतलब है कि इंटरचेंजेबिलिटी अधिकतम हो, यानी आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सेम मेजरमेंट कर रहे हो लेकिन डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, यानी डाइवर्सिटी बहुत कम हो रही है। ये सब स्टैंडर्डाइजेशन से ही संभव है। यह कई स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, संस्था स्तर पर, कंपनी के स्तर पर। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब आ गया स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम समझ लेते हैं। मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड की जांच करने के लिए भारत में एक मुख्य संस्था है जिसे हम कहते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
इस संस्था के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं। BIS आजकल ट्रेनिंग करवा रहा है लोगों को, बहुत सारे ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रोग्राम्स को। तो इंडियन स्टैंडर्ड खुद का बनाना, प्रकाशित करना एवं हर जगह प्रचार करना। सर्टिफिकेट के लिए प्रोडक्ट की जांच करना, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जांच करो और आप सर्टिफाई कर दो कि ये BIS से क्या है, सर्टिफाई है। लैब की स्थापना करा BIS करता है। मरम्मत करना एवं पहचान करना। उत्पाद एवं उत्पाद की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। तो ये हमारा काम है BIS का। और भी हमारा काम है किताबों, गाइडों एवं लेखों की प्रामाणिकता की जांच करना, यानी जो भी किताब वगैरह में स्टैंडर्ड दिए हैं वो चीज़ सही है कि नहीं, इसकी जांच करना। ठीक है। तो अगर आपसे मेट्रोलॉजी पूछता है, ठीक है, तो आप मेट्रोलॉजी के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ। क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? ये PDF में लेट में आया है, बट पढ़ने में हमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। इंजीनियरिंग में उत्पादित वस्तु की माप को पूर्ण रूप से एक्यूरेट होना आवश्यक है। जितने भी प्रोडक्ट आप बन रहे हो वो पूर्णतः एक्यूरेट हो, तो उसके लिए मेट्रोलॉजी बहुत जरूरी है। मेट्रोलॉजी से हमारा उद्देश्य है कि किसी उत्पाद की न केवल माप लेना बल्कि मापन की वास्तविकता और एक्यूरेसी बनाए रखना, यानी एक्यूरेसी भी बनी रहे और एक्चुअल मेजरमेंट भी हमें पता चले। ठीक है। तो माप विज्ञान यानी मेजरमेंट के महत्व को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोध कार्यों में एक्यूरेट और रिलायबल सूचना और जानकारी प्राप्त करने में होती है। यानी मेट्रोलॉजी जो हमारा साइंस बन रहा है वो हमारे रिसर्च फील्ड में भी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, अभी आप एप्लीकेशन पूरा सब्जेक्ट में ही पढ़ोगे। सरफेस पैरामीटर्स, सरफेस रफनेस, टेपर, राउंडनेस, थ्रेड्स, गियर्स आदि के मापन में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, अर्थात मेरे दोस्त यूनिट नंबर 1 को हमने लगभग 30 मिनट के अंदर समाप्त किया है। तो यूनिट नंबर 1 आप सभी को कैसी लगी आप सभी जरूर बताइएगा, और फटाफट से हम यूनिट नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है समझाएंगे। उसके बाद तीसरी यूनिट, फिर चौथी, ऐसे करके हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर।